बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाफिज़ अहमद रज़ा आपके इंस्ट्रक्टर लाइफ एंड लिविंग टू लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पहले लेक्चर की तरह आज हमारा दूसरा लेक्चर है। जो दूसरा लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके पेपर की आउटलाइंस बताई थी, कुछ आपके साथ फॉर्मल डिस्कशन की थी और आपको गाइड किया था कि आपके पेपर में क्या चीज़ें अहम और क्या चीज़ें अहम नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वो तमाम बातें समझ आई होंगी और इंशाल्लाह मैं प्रीवियस लेक्चर के हवाले के साथ साथ आपसे नेक्स्ट बातें भी कुछ शेयर करूँगा। मुझे बेहद खुशी है कि बेटा आप लोगों ने बड़ा अच्छा फर्स्ट लेक्चर के अंदर रिस्पांस दिया। जिन बच्चों को समझ नहीं आई उन्होंने सवाल किए और उनको बात क्लियर हो गई। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम तरीके से आप लोगों को गाइडलाइन दे सकूँ। आज का नया लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम में बड़े खूबसूरत आप फरमाते हैं, दुनिया से जड़ा कम ना आया औखे सोखे वेले, उस बेफैज़ संगी को लो बेहतर यार अकेले। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हम अपने हर लेक्चर में एक अच्छी बात सीखने की कोशिश करेंगे और उसको याद भी रखेंगे ताकि अल्लाह करीम हमें बरकतें अता करे। ज़िंदगी में बेटा कभी भी आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही इंसान के अंदर बहुत बड़ी मसाइल पैदा कर देती हैं। मैं आपकी गाइडलाइन के लिए अर्ज़ कर दूं कि मच्छर जो है वो ज़्यादा काटता है, हाथी ज़िंदगी में कभी नहीं काटता। ये मिसाल याद रखिएगा, छोटी चीज़ें कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, यही बड़े मसले पैदा किया करते हैं। चलिए आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है, मैं अब तो आने वाले तमाम स्टूडेंट्स को लाइफ एंड लिविंग के इस सब्जेक्ट में खुशामदीद कहता हूँ और वेलकम टू रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। लाइफ एंड लिविंग टू पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर है। इंस्ट्रक्टर हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा आपके सामने हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 2 आज इंशाल्लाह हम बाकायदा पढ़ेंगे। मैं आपसे सबसे पहले लेक्चर की जो आउटलाइंस हैं वो डिस्कस करूँगा। आउटलाइन में पहली चीज़ क्या है? अफलास की मार। नंबर 2, मुसलमानों को जाहिल बनाना। ऑफकोर्स मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में कुछ बातें डिटेल से डिस्कस की थी। ये हमारी आउटलाइन है जो आज हम पढ़ेंगे। मैं चंद बातें आपके सामने रख दूं। आउटलाइन में जो पहली बात मैंने आपसे की, अफलास की मार, इसकी सब हाइडिंग क्या है? पहली है जी, आप देखें अफलास की मार। अफलास की मार में इस्तेमाली बंदोबस्त, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इस्तेमाली का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसको क्यों कहा जाता है, इस्तेमाली लफ्ज़ है क्या। नंबर 2, सन्नत और हरफत की तबाही। नंबर 3, मुलाजमतों से महरूमी। नंबर 4, मुफलसी और नदारी की अमूमी हालत। ये बड़े मुश्किल अल्फाज हैं उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम या ए लेवल पढ़ कर आए हैं। यकीनन मैं जानता हूँ कि उनके लिए थोड़े से मसाइल का जो है सबब बनेगी, पर कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ, मैं आपको आपके इनके मायने भी क्लियर करूँगा। नंबर 2 जो हमारी मेजर आउटलाइन है वो ये है, मुसलमानों को जाहिल बनाना। ये बड़ी अहम बात थी। ये क्या था, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड थी, इंशाल्लाह वो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके पीछे मैंने पसमानदा बनाना, औकाफ की ज़ब्ती करना, मदारिस का ख़ात्मा करना, अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों की तालीम ख़त्म कर देना, हर मुसलमान की तहज़ीबी असरात से बेगाना बनाना, मगरबी तालीम का इजरा करना और कुफर के फतवे का प्रोपेगेंडा, ये तमाम चीज़ें जो थी वो इसमें शामिल थी। मैं आपको अपना लेक्चर आगे मज़ीद बढ़ाने से पहले जो हमने सबसे पहले अपनी आउटलाइन पढ़ी थी, अगर आप गौर फरमाएं तो मैंने अफलास की मार की बात की थी आपके साथ। अफलास की मार, ये आउटलाइन क्या है, इस आउटलाइन को हम पढ़ेंगे और उसके लिए हमें सबसे पहले इस आउटलाइन की जो मेजर कोर लाइन है, इस्तेमरारी बंदोबस्त। जी, तो आपके सामने जो पेज खुला हुआ है, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था पेज नंबर 68 तक, और आज हम पढ़ेंगे देखिए मुसलमानों से नफ़रत के असबाब। मैंने आपको बताया था अफलास की मार। ये वो अफलास की मार का जो आर्टिकल है वो हमारे पास जो इस वक्त नीचे मौजूद है, मैं आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ वो है आपका ये अफलास की मार और इस्तेमरारी बंदोबस्त। तो सबसे पहले मैं इसकी बैकग्राउंड कि ये अफलास की मार क्यों, मुसलमानों से नफ़रत क्यों हुई थी। असल में हमने ये पढ़ना ये है, अगर आप गौर करें, मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस व्यू दे दूँ इसका बेटा, कि अगर आप गौर फरमाएँ तो हमने बात की थी लास्ट टाइम कि अंग्रेज़ी हुकूमत की पॉलिसी मुसलमानों के साथ क्या थी। क्योंकि उस ये फरमान जो था, जो बंगाल हुकूमत का फरमान था, असल में इस फरमान की सबसे बड़ी वजह ये थी, ये फरमान इस बात की ज़मानत था कि किसी भी तरह मुसलमान जो हैं, ये जो अंग्रेज़ हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनको सिर्फ प्रॉपर्टी के मामला यानी कि दीवानी मामला, प्रॉपर्टी की डिस्कशन के लिए कि इनको ये प्रॉपर्टी के मामला ये खुद देखें और इनको कुछ सूबे सौंप दिए गए कि जनाब दिस इज़ योर मॉरल ड्यूटी एंड यू प्लीज़ कैरी ऑन दिस। ये इसमें इस फरमान में सिर्फ उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी, बेचना या इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर उन्होंने इसको क्या समझा जी कि जनाब हमें ये बेचा गया है, और उन्होंने जनाब अपनी मनमानी शुरू कर दी। वो आए थे तिजारत की गर्ज से, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बड़ी एक मशहूर
आपने पढ़ी हुई तारीख़ कि वो तिजारती गर्ज से आए थे, यहाँ के मामला देखे तो कब्ज़ा कर लिया। आते थे तिजारत के लिए सामान लेकर, उसमें असले लेकर आए और फिर वो जनाब उन्होंने जनाब जगह जगह अपने जासूस के साथ साथ असला छोड़ दिया और उसके बाद एक यकदम अचारा करके तो फिर पूरी हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि वो यहाँ के दीवानी मामला से वाकिफ़ थे कि ये बड़े कमज़ोर हैं, यहाँ पर उनको डिसिप्लिन ही नहीं आता, बादशाह ने जो ऑर्डर कर दिया बस वही होता है। तो ये फरमान जो है बंगाल हुकूमत का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जनाब यू हैव नो राइट टू पुट एनी इन्फ्लुएंस अगेंस्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट, आपके पास कोई इसका इख्तियार नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मगर उन्होंने क्या किया जनाब, इस लेटर को भी उन्होंने बाला ताक रखते हुए अपनी मनमानी की और जो जहाँ पर तमस्खर बनाया, क्योंकि अभी मुसलमानों से हुकूमत ली गई थी तो वो मुसलमानों से डरे हुए थे। मैं आपको एक बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। तो मुसलमानों से नफरत के असबाब क्या थे? पहली बात यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अंग्रेज़ी कंपनी की हुकूमत ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो रवैया इख्तियार किया हुआ था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बहुत सारे इसबाब थे। उसने कहा पहले ये नफरत इसलिए जंगों से शुरू हुई है। ज़माना से अहले मगरिब के दिलों में मौरूसी चली आ रही थी कि जनाब बेटा तो बेटे से बेटा उनका आगे से चला आ रहा था। इस वजह से मगरबी सियाहों ने बिला सबब मुसलमानों के खिलाफ अपने सफ़रनामों में तहमतें घड़ी हैं। इस वजह से अहले पुर्तगाल के ने किसी ज़ाहिरी सबब के बगैर मुसलमानों और अरब मुस्लिम के पहाड़ तोड़े। ये रीज़न्स हैं उसके पीछे। मैं थोड़ी जनरली इसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूँ, चूँकि मैं लास्ट लेक्चर में बड़े डिटेल से बात कर चुका हुआ था इसमें, और कुछ लोगों ने इसमें बात की है, कुछ राइटर्स ने इस पर बात की है, जिसके अंदर जो है हेनरी हैंग्रिड्स थॉमसन ने बात की है। जनरल लॉर्ड विलियम बैंकिन का इतराफ़ है कि दीवानी मामला को फ़हम में कोई हिंदुस्तानी या कोई यूरोपियन हकीम मेहदी अली ख़ां मुदारुल महाम नवाब औद से ज़्यादा सूझबूझ नहीं रखते। यानी कि वो कहते थे कि दीवानी मामला अंग्रेज़ों के नज़दीक था कि भाई मुसलमानों को चलाने नहीं आते, मगर उनके अपने जर्नल्स ये बात करते हैं अंग्रेज़ों के कि भाई उनसे बेहतर चला ही कोई नहीं सकता था, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो आज बरतानिया में राइज है ये हज़रत उमर फ़ारूक की देन है। ये सारा सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस बार इस्तिलाहात उनकी तरफ से जो थी वो की हुई थी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी हवाला दिया था। बट हम अपनी असल को छोड़कर नकल की तरफ आ गए। इंसान तीन चीज़ों की तरफ भागता है। पहली चीज़ है क्वालिटी, दूसरी चीज़ है रियलिटी, और तीसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूटी। अब ब्यूटी जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो ज़्यादा देर नहीं रहती है, लोग भागते हैं। मैंने तीन चीज़ें गिनवाई हैं, ब्यूटी, क्वालिटी एंड रियलिटी। ब्यूटी पर लोग नहीं भागते होते, लोग भागते ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो एक दम के बाद ढल जाती है। नंबर 2, क्वालिटी पर अगर लोग मरते हैं, मैक्सिमम लोग हैं, यानी कि 50% लोग तो खूबसूरती पर मरते हैं, 30% से 40% है जो क्वालिटी पे मरते हैं। यार ये बंदा अच्छा डॉक्टर है, यार ये मेरा अच्छा, मतलब एक अच्छा डॉक्टर अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, एक खूबसूरत आदमी अच्छा वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। ये बड़ा खूबसूरत ऐसे वज़ीर आज़म बना दो, ये बड़ा ही जो है वो एक तो ये बड़ा ही एक जनाब खूबसूरत आदमी है तो उसको वज़ीर आज़म लगा दिया जाए, और जनाब ये शख्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी रखता है तो जनाब इसको वज़ीर आज़म लगा। मतलब हर डॉक्टर वज़ीर आज़म नहीं हो सकता, हर खूबसूरत शख्स को तो अब ये वज़ीर आज़म बनने के लिए ये कायदा तो नहीं है कि जनाब ये खूबसूरत है तो वज़ीर आज़म लगा दिया जाए। अब ये डॉक्टर है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, जनाब ये मरीज़ों को ठीक करता है तो जनाब इसको अब हम वज़ीर आज़म लगा। मतलब वज़ीर आज़म की सीट के लिए उस बंदे की नहीं कि खूबसूरती कोई म्यार है या क्वालिटी कोई म्यार है, रियलिटी म्यार होना चाहिए इंसान का, जो बहुत काम होता है। देखिए रियलिटी क्या है, दुख कौन देता है? अल्लाह की ज़ात। सुख भी वही देती है। हम सुख जब आता है तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, दुख आता है तो फिर क्यों नहीं कहते? आजमाइश है ना, करता है इंसान। तीन चीज़ें, क्वालिटी, ब्यूटी एंड रियलिटी। पूरी दुनिया भागती है सबसे पहले ब्यूटी के ऊपर। सेकंड दर्जे के जो लोग होते हैं जब वो थक जाते हैं, ब्यूटी उनके काबू नहीं आती, वो कहते हैं जनाब चलो आओ फिर अब चलते हैं हम किसकी तरफ? क्वालिटी की तरफ। जब क्वालिटी भी नहीं आती हाथ तो फिर कहते हैं रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, और फिर उस वक्त जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन होती है। याद रखें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर खुलकर नहीं आपसे बात कर सकता जिस तरह से, क्योंकि लेक्चर पे बहुत वसी हो जाएगा, मैंने अपनी बात भी कंप्लीट करनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास चीज़ें इतनी हैं कि मैं अगर एक्सप्लेन करना शुरू कर लूँ शायद ही मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो हमें ये चीज़ें समझनी है। उनके लोग तारीफ़ तो वो जो गैर कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप नोट फरमाएं तो ये गैर हमारी तारीफ़ करते हैं। ये क्या कहते हैं भाईजान ये ज़रा नोट फरमाएं, दीवानी मामलात फ़हम में कोई हिंदुस्तानी या कोई यूरोपियन हकीम मेहदी अली ख़ां, कोई भी दीवानी मामलात के अंदर कोई हिंदुस्तानी किया या कोई यूरोपियन हकीम नहीं, उनके बराबर का नहीं था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये थी, अगर आप गौर करें तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, तो इसलिए उनको बड़ा डर था कि यार यही वो लोग हैं जो हम लोगों को पिछाड़ सकते हैं, क्योंकि यही लोग तो हुकूमत कर रहे थे, हमने इनसे छीनी तो डेफिनेटली इन लोगों के अंदर एक बगावत पैदा हुई। वो डर गए थे,
एक फोबिया था, मुस्लिम फोबिया। वो आज तक है, आप देखो इतने साल गुजरने के बाद भी आज भी मुसलमानों का खौफ है कि यार ये लोग बड़े जिहादी, बड़े ही जो है ना वो मतलब रिजिड किस्म के लोग हैं। बट ऐसा नहीं है, इस्लाम इज़ अ वेरी सॉफ्ट religion. It give a lot of explorations and lot of opportunities to the all human being to come to explore yourself in Islam. बट नाउ समझे तो तब की बात है। पॉइंट नंबर 4 बड़ा अहम है। अगर वो देखें, कहते हैं कि सियासी फहम और मनसूबाबंदी के अलावा मुसलमान कौमी हर एतबार से अंग्रेज़ों के हम पल्ला और हमद मुकाबिल थी। शुजात, बहादुरी, बिला शक इनके अंदर हरीफ थे। वो कहते हैं अंग्रेज़ अगर बहादुर है तो मुसलमान तो बढ़कर बहादुर है। अंग्रेज़ मौत से डरता है, मुसलमान कहता है मौत के लिए तो मैं आया था, जिहादी है, बहादुर है। उसकी मिसाल आप तारीख से पढ़े तो उन्होंने कहा अच्छा भाई इनके आने वाली नस्लों को ख़राब करो। मैं इधर आपको समझा रहा हूँ बैकग्राउंड, अफलास की मार कैसे, उन्होंने मुसलमानों को कमज़ोर कैसे किया। क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि नफ़रत की वजह ये थी, वो डरते थे हमसे, और ये भी डरते थे कि यार ये लोग हमसे छीन लेंगे। वो क्या छीन लेंगे? हमारी चीज़ें छीन लेंगे। अच्छा, अभी तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को ज़रा वाइंड अप करता हूँ आपके साथ। तो वो डरते थे कि यार ये लोग तो हमें रगड़ देंगे अच्छा खासा, हमसे तो नहीं ये चीज़ें बर्दाश्त तो नहीं। दैट्स वाई उन्होंने प्लान कर लिया कि यार इन लोगों को कमज़ोर करो। अब प्लानिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या थी कमज़ोर करने के लिए? उन्होंने मुसलमानों को मजहबी एतबार से, माशरती एतबार से, भूख के एतबार से, तालीमी एतबार से सबसे बढ़कर जो मुसलमानों के साथ फ्रॉड किया गया वो उनके माजी को उनसे छीना गया। वो माजी जिसकी मिसाल, जिनका नाम, जिसकी तारीख सुनकर तारीख के लोग घबराया करते थे। मैं उसकी फिर अभी आपसे बात करता हूँ। ये देखें ना, हेनरी हेंगर्स थॉमसन के लिखते हैं, कहते हैं अज़्म, हिम्मत, तालीम और जहनी सलाहियत के अतबार से मुसलमान हिंदुओं से कहीं ज़्यादा फ़ाइक हैं। ऐसा याद रखिएगा बेटा, मेरे पास आई नो कि मुस्लिम्स मतलब स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। इट्स नॉट मीन टू इलेबरेट द सेंस ऑफ एंड टारगेट एनी रिलीजन, नॉट, इट्स नॉट मीन, इट्स मीन दैट टाइप ऑफ पीपल। उस वक्त के लोग, यार देखें ना, मुसलमानों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तासुब रखने वाले भी हैं, और वली लोग भी हैं, अम्बिया भी हैं। ऐसे ही हिंदुओं के अंदर हर हिंदू एक जैसा नहीं है, हर क्रिश्चियन एक जैसा नहीं है, हर कोई कैटेगरी है। इंसान की पहचान उसके मजहब से मेरे ख्याल से बाद में, पहले उसके इखलाक से होती है। तो ये बात जहन में रखने तालिब इल्म याद रखिएगा। मैं यहाँ पर किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन कोड कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हर मुसलमान भी ठीक नहीं होता, हर मुसलमान भी गलत नहीं होता। सही और गलत का फ़ायदा उसके मज़हब से नहीं बल्कि उसके किरदार और उसकी बात से होना चाहिए। ये बात जहन में रखिएगा। कोई किसी किस्म का अपने जहन में कोई तासुब ना रखिएगा। अगली बात मैं आपसे करूँगा, मैं चूँकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर रहा हूँ, तो उसके बाद अगर आप देखें तो विलियम हंटर भी मुसलमानों की खूबियों का इतराफ़ करते हैं। ये बात तो वो है जो गैर हमसे करता है। तो कहता है कि हकीकत ये है कि जब ये मुल्क हमारे कब्ज़े में आया तो मुसलमान यहाँ से सबसे पहले आला कौम थे। द क्वेश्चन इज़ दिस, आला कौम थे? जुमले पर ज़रा गौर फरमाइएगा। थे का मतलब तो आप समझते ही होंगे। मैं तुमको हर चीज़ से बढ़कर समझता था। इस थे का मतलब तो तुम समझते ही होंगे। न सिर्फ जरूरत और ज़द बाजू में बरतरी रखते थे बल्कि सियासी तंजीम और अमली सियासत में भी सबसे, क्योंकि इस्लाम ने कंप्लीट हमको पैकेज दिया हुआ है। इस्लाम इज कंप्लीट पैकेज टू एंटरटेन एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द मुस्लिम्स कि दैट यू, इफ़ यू आर मुस्लिम देन यू बेटर नो कि दैट यू आर कंप्लीट। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यू आर कंप्लीट। सो ये इस्लाम की तालीम है। तो मैं कुछ इस बात को मुख्तसर करते हुए आगे आपकी तरफ चलता हूँ। ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं, मैं आपको अर्ज़ कर दूँगा किस तरह से करने हैं। मैं लास्ट में से कंक्लूड करूँगा। अफलास की मार, जो अफलास होता क्या, मैं देखें ना आपसे बात करता हूँ, मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जिस वक्त अंग्रेज़ी हिंदुस्तान में आई तो इस वक्त मुसलमान मादी एतबार से असूदा हाल और फारिगुल बाल कौम थे। उसमें मतलब मादी एतबार से मुसलमान, मादी एतबार से असूदा हाल और फारिगुल बाल कौम थे। दौलत सरबत में वो इम्तियाजी हैसियत के मालिक थे, मगर अंग्रेज़ी हुकूमत ने तय कर लिया था कि मुफलिस और नादार बनाना है, गरीब। ऐसे अफलास का मतलब अंग्रेज़ी में अगर मैं कहूँ बात करूँ तो ये है पॉवर्टी, गुर्बत। अफलास गुर्बत की मार में गरीब करो इनका। यार ये लोग तो बड़े ही मतलब, क्योंकि मुसलमान उस वक्त इक़्तिदार में थे तो मुसलमान कि उनके जो तौर तरीके रहन सहन थे, शाही अंदाज थे, फिर उसके बाद उनके साथ नीचे काम करने वाले, फिर उनसे मनसूब होने वाले सारे ही जो थे प्रोटोकॉल एंजॉय करने वाले लोग थे। मैंने कहा मुसलमान दौलत और सरबत, यानी कि सरबत इज्जत है, शान और शौकत, अपना बड़े बड़े महल बनाना और एक अकेले आदमी नहीं रहना। शुरू से मुसलमानों का एक स्टैंडर्ड रहा है।
मगर ये वो स्टैंडर्ड इस्लाम वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइफ एंड लिविंग, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लाम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लामिक स्टडीज़, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान स्टडीज़ एंड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज़ द आइडियालॉजी, वो नज़रिया क्या था, बिकॉज हमारे टॉपिक, हमारी किताब का नाम क्या है, नज़रिया तहरीक नज़रिया पाकिस्तान। तो इसके पीछे कितनी बड़ी साइकी है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। नाउ गोइंग टू मूव ऑन। तो उन्होंने कहा यार इन्हें गुर्बत की तरफ माइल करो, इन्हें गुर्बत की तरफ लाओ। तो अगर आप अगर गौर करें तो देखिए फ्लास की मार में मैंने 4 पॉइंट हाईलाइट किए थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त, सन्नत व हरफत की तबाही, मुलाजमतों की महरूमी, यानी कि गुरीब कैसे करना है। उन्होंने कहा इस्तेमारी बंदोबस्त करो इनका, सन्नत व हरफत की तबाही मचा दो इनकी, क्योंकि इसी वजह से तो ये कमा खा रहे हैं। मुलाजमतों से महरूम कर दो इन लोगों को, मुफलसी और नदारी की अमूमी हालत, इन लोगों को मुफलसी और नदारी के अंदर डबो दो, इन लोगों की हालत बदतर से बदतर कर दो, ताकि ये लोग अपने आप को मुसलमान कहने से भी डरें और इनको एहसास हो। मतलब एक अजीब सा एक ताल्लुक था। एक शेर याद आया मुझे इस ताल्लुक पर आपकी समातों के लिए कि कितना अजीब सा ताल्लुक है तेरा मेरे साथ, मुझको ही छोड़ जाने का मशवरा मेरे साथ। यानी कि मुसलमानों ने उनको खुद दावत दी कि आओ आओ और हमें महरूम कर दे इक़्तिदार से। सिर्फ क्यों? विजनरी नहीं थे। याद रखें, लीडर में और हुक्मरान में फ़र्क होता है। लीडर आने वाली नस्लों का सोचता है, हुक्मरान सिर्फ हुकूमत करने का सोचता है। यही वो इम्तियाजी फ़र्क है। जी, इस्तिमरारी बंदोबस्त में सबसे पहली चीज़ क्या है? इस्तिमरारी बंदोबस्त होता क्या? बंदोबस्त का मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना। इस्तिमरारी स्टेबिलिटी को कहते हैं, स्टेबिलिटी का बंदोबस्त करना। अब ये क्या मानी बना, मतलब इसको पढ़ के सुनाता हूँ तो फिर आपको क्लियर होगा कि ये एक्चुअल में मतलब क्या है। मैंने आपको लुग़वी मानी से जो है वो रोशनास करने की कोशिश की है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तजारती कंपनी थी जो गर्दिश दौरान से हुक्मरान बन गई और इसका असल मकसद नफूज़ हासिल करना था कि पहले गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने महकमा मालगुजारी के वसी और पेचीदा तरीक़ेकार को एक कलम ख़त्म करो। इतना बड़ा सिस्टम क्यों आपने लॉन्च किया हुआ है? काश्तकारों ज़मीनों से मफादात से आंखें बंद कर ली। यानी कि अब काश्तकारों को पानी चाहिए, उनको डेफिनेटली बोने के लिए बीज चाहिए, उस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ चाहिए जो कि काश्तकार को ज़रूरी है, जो हुकूमत का वक्त का ज़िम्मेदारी है कि प्रोवाइड करे। उन्होंने यक कलम तब से आंखें फेर, उन्होंने कहा नो, और सारी ज़मीनात को जितनी भी थी नीलाम कर दिया। आप देखिए लफ्ज़ सारी ज़मीनात को नीलाम कर दिया। ये जुमले गौर फरमाइएगा ज़रा। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सारे साल ब साल नीलाम करने की जहमत भी गवारा नहीं की, बल्कि सारी ज़री ज़मानत को दायमी ठेके पर दे दिया। उन्होंने कहा हमेशा दायमी, हमेशा ठेके पे दे दिया। अब ये सारे ठेके दिए भी किनको? मुसलमानों से छीन कर, क्योंकि मुसलमान ज़मींदार थे, ठेकेदार हिंदुओं को दे दिया। वो नए जनाब ठेकेदार बने। अब हुआ क्या? हर तरह का मुखर्जी, मजमूदाड़ा, टेगवार, सीन, दास, गुप्ता ख़ानदान, सब के इस्तेमाली बंदोबस्त अराजी के पैदावार हैं। सब के सब इस्तेमाली बंदोबस्त राहगुजारी की, यानी कि उनके सेटलमेंट्स के, रहने के जितने मामला थे रहने के, समझ नहीं, इस्तेमाली बंदोबस्त अराजी की पैदावार, रहने के बंदोबस्त जितने भी थे वो सब, यानी खाने पीने के माशी सोर्स ऑफ इनकम जिसे आप कहते हैं। काश्तकारों पर हिंदू ठेकेदारों की इस कदर जुल्म सितम करते थे, इसका अंदाज़ा राजा राम मनमोहन की बयान से होता है। ये आपने बयान याद रखना, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। एक काश्तकार जो ज़मीन की रकम अदा नहीं कर सकता था, वो मजबूर होकर अपनी जवान लड़की नीच ज़ात के हिंदू के साथ फ़रोख्त कर देता था और इस रकम से ठेके की रकम को अदा करता था। इसका रेफरेंस देखें हवाशी नंबर 1, आप ज़रा गौर फरमाइएगा तो ये हवाशी नंबर 1 यहाँ पर मौजूद है और इस हवाशी की डिटेल लिखी हुई है। बंगाली मुसलमानों की 100 साला जद्दोजहद, यानी कि 100 साला अज़ अब्दुल्ला लिखी अब्दुल्ला साहब ने, सफ़ा मलिक ने, सफ़ा नंबर 555 है, मजलिस तरक्की अदब लाहौर इसके राइटर हैं। आप गौर फरमा लीजिए कि हम किस तरफ खड़े हैं, किस डगर में खड़े हैं। ठीक हो गया। नंबर 2, उसके बाद है जी कि मुसलमानों की सनत और हरफत की तबाही मचा दी। बंगाल में मुसलमानों का एक तबका जो लाहा, यानी कि सनत और पाराचा बाफी मशहूर थे। ढाका का मलमल अपनी नफासत के अतबार से पूरी दुनिया में मशहूर था। कंपनी ने तजारत के लिए इस मलमल बनवाते थे। कंपनी के मुलाजिमों के सारे सामने वो बेचारे बिल्कुल बेबस होते और ये मुलाजिम इन पर बेअंदाज़ा मुजालिम ढाते थे और इनका जिक्र राजा राम मनमोहन ने किया। कंपनी के मुलाजिमीन जो लहू को एक मकान में बंद कर देते थे, कंपनी के मुलाजिम जो लाहू को एक मकान में बंद कर देते थे। कंपनी के कारिंदे इससे के कम कीमत पर और जल्दी कपड़ा तैयार कराना चाहते थे और हर जुलाहा है पर एक सिपाही मुसल्लत होता था। काम में सुस्ती करने वाले जुलाहे पर सख्ती मार पड़ती थी। दिस इज़ द रीज़न Kashmir, you can say that nowadays the current situation is just belongs to Muslim। तंग करो, परेशान करो, भूखे करो, ये वही बोली बोलेंगे जो आप चाहेंगे।
मुतअद्दिद मिसालें ऐसी हैं जो रेशम के कांटे वाले जुलाहों ने कंपनी के अंदर परिंदों के मुज़ल्लम के सितम से तंग आकर इस सारी चीज़ें की हैं। उसके बाद नंबर 3 पे मुलाजमतों से महरूमी मुसलमानों को जो हुई, कंपनी की हुकूमत ने पे दर पे ऐसे इकदाम किए जिनकी वजह से ये तबका रोज़गार से महरूम हो गया और इस कदर मुसलमानों को जलील किया गया, रुसवा किया गया कि मुग़ल दौर के निज़ाम चौकीदारों को भी ख़त्म कर दिया गया। सन दिया हुआ यहाँ पर, इसको ज़रा आपने ध्यान से देख लेना है कि मुग़ल दौर के इन सवालों को। अब देहात में अमन और अमान बरकरार रखने का ज़िम्मेदार होता है। इससे एक तरफ देहात में अमन और अमान की हालत बिगड़ गई और दूसरी तरफ इस शोबे से वाबस्ता हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो गए। फ़ौज मुसलमानों की तादाद गैर मामूली थी। मुसलमान सबसे ज़्यादा थे, फ़ौज की मुलाजमत को पसंद करते थे। हमारा कौमी शायर गालिब कहता है कि 100 पुश्त से है पेशाए आबा सिपाहगरी, माफ़ी चाहता हूँ ज़रा सिपाहगरी यानी कि सिपाहीगिरी करना। 100 पुश्त से है पेशा आबाए सिपाहगरी, 100 पुश्त, 100 हमारी पुश्तों से यानी कि 100 सालों से हमारी पुश्तों में चला आ रहा है। पेशाए आबा हमारे बड़ों का पेशा, सिपाहगरी ये जो है वो फ़ौजी निज़ाम। सिपाहगरी, सिपाह कहते हैं फ़ौज को भी कहते हैं, सिपाही को भी कहते हैं। ये बड़ी अहम बातें थी जो मैं कही। मेरे पास बड़ा लेक्चर बड़ा वसी है आज का। मैं चाहता था कि ये लेक्चर मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूं कि आपको जनरली एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपकी बहुत सी बातों के सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाए। सिविल हुकूमत अगर आप देखें तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ, ज़रा देखिएगा, सिविल हुकूमत में भी कोई बड़ा अहदा मुसलमानों को नहीं मिल सकता था। सिविल आप समझते हैं, ये जो आपके एक होते हैं फ़ौजी निज़ाम, अस्करी क़यादत जिसे कहते हैं, ठीक है जी, मिलिट्री टर्म्स सॉरी। तो दूसरे अहदे होते हैं जो मुसलमानों को 25 रुपये माहाना का दरोगा मुकर्रर किया जा सकता था। ये एक इस तरह से पॉसिबिलिटी थी जिसके हुसूल के लिए भी कंपनी के मुलाजमों को रिश्वत और नजराना देना पड़ता था। रिश्वत 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 यानी कि एक हुक्मनामा जारी किया गया लॉर्ड हार्डिंग ने 11 अक्टूबर 1848 में यानी कि 1844 में जारी किया, जिसके तहत हुक्मनामा क्या था कि अंग्रेज़ी नाख्वानदा अफराद पर सरकारी मुलाजमत के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए गए। यानी कि 1860 में अदालत को हाई कोर्ट का नाम दिया गया, सदर अदालत को जो मेन अदालत थी। अच्छा, अब मैं थोड़ी बात को मुख्तसर करते हुए आपको अर्ज़ कर दूं कि देखिए, जब ये मुसलमानों के साथ ये मामला पेश आए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1960 में एक एक्ट कायम किया, सदर अदालत को हाई कोर्ट का नाम दिया गया और अदालती कार्रवाई को फ़ारसी ज़ुबान से अंग्रेज़ी ज़ुबान में मुंतकिल कर दिया गया। फिर इस इक़दाम से हज़ारों मुसलमान वकला बेरोज़गार हो गए, जो मुसलमान, क्योंकि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं थे उस वक्त। फतवा आ चुका था जो अंग्रेज़ी सीखेगा वो काफिर हो जाएगा, मतलब एक चपकलिश थी। मुसलमान अपनी उर्दू ज़ुबान फ़ारसी को छोड़ने को तैयार नहीं थे और यहाँ पर ये लड़ाई थी कि जनाब मुसलमानों को अगर तंग करना है तो फिर जनाब अपनी ज़ुबान राइज कर दो, ये अपने ऑटोमेटिकली इससे एलिमिनेट हो जाएंगे सिस्टम से। फिर एक ज़रब ख़ास मुसलमानों पर लगा दी गई, एक बड़ी ख़ास ज़रब कि काजी एक्ट पास हुआ 1900 जो था वो 64 में। और काजी एक्ट को डट कर मतलब ख़त्म किया जिस दिन, उसके बाद क्या जज के मुसलमान होना भी शर्त ख़त्म हो गई। इस इक़दाम का नतीजा निकला कि हज़ार अफराद बेरोज़गार हो गए। शुरफा के घराने ना, मतलब ये जितने सारे जो थे वो नाशे ना वगैरह ये सब मोहताज हो गई। इन हालत में बकौल सर सैयद ये हो गई कि हाई कोर्ट में जाकर उलूम शिरकी के उलमा यानी वकला का हाल देखो, इनके मुंह पर मक्खियाँ भिनकती हैं। कितना बड़ा एक जुमला इतने बड़े स्कॉलर की तरफ से आया मुसलमानों के लिए, मैं समझता हूँ एक लम्हा फिक्रिया था। मैं चूँकि 2 आउटलाइन आपसे शेयर की थी, मैंने कहा था अफलास की मार, तो मैं अफलास की मार अभी तक एक्सप्लेन कर सका हूँ आपको, और मैं आगे आखिर में अफलास की मार का जो आखिरी पॉइंट है मुफलिस और नादारी की अमूमी हालत। इसके बाद जो हमने कल एक आउटलाइन मैंने कल के लिए आपके सामने रखी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी ये देखिएगा कि मैंने आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत बात रखी थी आउटलाइन में, अफलास की मार और मुसलमानों को जाहिल बनाना। अभी तक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है जी आपके सामने, अगर आप गौर फरमाएँ तो वो है अफलास की मार। अफलास की मार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर 1 इसमें मैंने इस्तिमरारी बंदोबस्त एक्सप्लेन किया, मैंने नंबर 2 सनत और हरफत की बात की, इस्तिमरारी बंदोबस्त का मतलब बताया, फिर बताया कि वो होता क्या है कि मुसलमानों से उनकी जायदादें छीन ली गई, फिर उनके बाद ठेकेदारी का निज़ाम कायम किया गया, हिंदुओं को ठेकेदार लगा दिया गया, फिर मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती की गई कि मतलब एक हद दर्जे की थी। सनत और हरफत मुसलमानों की जनाब जो बड़े खूबसूरत मखमल के जो लाहे वगैरह कंबल तैयार किया करते थे, रेशम तैयार किया करते थे, उनको परेशान किया गया। फिर उसके बाद मुलाजमतों से महरूम किया गया। वो किस तरह से किया गया जनाब, उनको कोई नौकरी नहीं देते थे, फिर मुलाजमतों से उसको अदालतों से निकाल दिया गया, काजियों के ओहदे ख़त्म कर दिए गए, नए से नए एक्ट पैदा किए गए। फिर उसके बाद मुफलिस और नादारी की अमूमी हालत। ये अब मैं आपको लास्ट पॉइंट आज का पढ़ाने जा रहा हूँ
मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने आपके साथ 2 आउटलाइन शेयर की थी। पहली आउटलाइन थी अफलास की मार, दूसरी आउटलाइन थी मुसलमानों को जाहिल बनाना। मैंने आपको आज एक आउटलाइन पढ़ा रहा हूँ अफलास की मार, और अफलास की मार में मैंने आपको सिर्फ 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ क्वेश्चनिंग करूँगा, क्वेश्चंस कुछ रेज करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के निशान वगैरह आपको बताऊँगा, ताकि आपको ये सारी बातें याद रह जाए। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं लिमिटेड टाइम के अंदर ये बात सारी एक्सप्लेन कर दूँ, बट एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो बातें पढ़ा रहा हूँ मैं रिपीट आपको 10 दफ़ा भी करूँगा, 50 दफ़ा भी करूँगा, 200 बार भी करूँगा, पर बेटा आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सुने, ज़रूर समझें। मैं आपकी सहूलत के लिए 2 आउटलाइन की बजाय एक आउटलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैंने 2 आउटलाइन इसलिए रखी कि मैं एक वीक में इन 2 आउटलाइंस को कवर कर सकूँगा। तो इंशाल्लाह मैंने अपने इस लेक्चर के अंदर अपनी एक आउटलाइन को कवर कर लिया है, हत्तुल-इम्कान कोशिश की है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन सेकंड लास्ट पॉइंट, मुफलिस व नदारी की अमूमी हालत। जी स्टूडेंट्स, मुफलिस व नदारी की अमूमी हालत में इस अगर देखा जाए तो मुसलमान जो है इस मनसूबे पर अमल दरामद का नतीजा ये निकला कि मुसलमान कौम हर तरफ मुफलिस व नादार नजर आने लगी। बेकार और बेरोज़गारों का एक गोल था जो हर तरफ घूमता नजर आता। बाज़ दर्दमंद मुसलमानों को अवाम के नगुफ्तबा हालत पर रहम आ गए। इन्होंने इस तदारक के लिए कोशिश की। मौलाना फजल हक खैराबादी सदरुस्सदूर जुमला ज़रा गौर फरमाइए। सदर होता है सदर प्रेसिडेंट, एंड सुदूर सदर की जमा। दिल्ली ने, तमाम सदरों का सदर दिल्ली ने 1837 में 1873 में शहनशाह दिल्ली अकबर सानी की खिदमत में एक रियाया की बदहाली की शिकायत पेश की। इसे अर्ज़दाश्त भी लिखते हैं। जी वो क्या थी, ज़रा ये गौर फरमाइएगा, वो क्या अर्ज़दाश्त उन्होंने पेश की थी, किस सन में की थी। वो ये थी कि जनाब यहाँ के बाशिंदे हिंदू मुसलमानों को मुलाजमत, तजारत, ज़राअत हरफ ज़मींदारी और गुजागिरी पर मुआश रखते हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत के क़याम के बाद से मुआश के ये तमाम वसाइल मजबूर मफकूद हो गए हैं। मुलाजमत के दरवाजे शहरियों पर बंद हैं। तजारत पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया है। कपड़ा, सूत, रूफ, घोड़े वगैरह फ़रंग से लाकर ख़ुद फ़रोख्त करते हैं। फ़रंग से मुराद करते हैं बाइट से लाकर, और नफ़ा कमाते हैं। माफ़ी वारियों की माफ़ियाँ ज़ब्त कर ली गई हैं। किसानों को महासिल की ज़्यादती ने बदहाल कर दिया है। इन चारों तबकों की ज़ुबहाली के नतीजे में अहले हरफा और फिर इस सब के नतीजे में दरवेज़ा करंदगी मुआश का शिकार है। ये सारी बातें इन्होंने कर तो दी, जिसको देखो सुनता है कि हम आप बेकार बैठे हैं। देखो बड़ा खूबसूरत शेर है। बेरोज़गारी की शिकायत उस दौर की शायरी में जो थी वो आम है। इंशाअल्लाह खां लखनवी लिखते हैं, बहुत प्यारा शेर है उनका, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं इसलिए सुना देता हूँ पढ़ कर के आप ज़रा इससे महसूस भी हूँ। अब शेर है जी, कहते हैं कि नजीबों का अजब कुछ हाल है इस दौर में यारो, जहाँ देखो ही सुनते हैं कि हम बेकार बैठे हैं। ये दोनों बुजुर्ग इस दौर के आइनी शाहिद हैं, आँखों देख का हाल। दूसरे मौलिक भी लिखते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत का इन तदाबीर का नतीजा इस सूरत में ज़ाहिर हुआ कि 1869 में 1869 तक एक भी शरीफ मुसलमान खुशहाल बाकी नहीं रहा जो किसी सरकारी उहदे पर फायज हो। उलमा फुजला और जितने भी उमरा थे उनके औलाद लकड़हारे और सक्के का काम अख्तियार करने पर मजबूर हो गए। इस पर एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो कहते हैं क्या गज़ब है कि वो वारन हेस्टिंग्स का शरीक तजारत कंतूबा और दौलत में खेले और अपनी माता के मरने पर क्रियाक्रम के खाने पर 90 लाख रुपए सर्फ कर दे। कितनी बड़ी बात कह दी उसने। कहा एक तजारती बंदा जो उस वक़्त के दौर में क्या करता था, और एक माता के मरने, माता से मुराद यहाँ पर हिंदुओं का जो एक गौ माता जिसे कहते हैं, उसके मरने पर वो लाखों रुपये खर्च कर 90 लाख रुपए सर्फ कर दें, और यहाँ पर एक गरीब आदमी की रोटी के लिए अपने खून पसीने की कमाई जो है वो दाव पे लगा दें। शाह ने मुगलिया सुल्तान टीपू की औलाद नाने शबीना के मोहताज हो भूखे मरे। मुराद ये कि टीपू सुल्तान इतना बड़ा बादशाह था, 1799 यानी कि 1799 में उसका जब उसकी जो है वो इंतकाल हुआ, शहीद किया गया उसको, तो 3 दिन तक अंग्रेज़ उसकी लाश के पास नहीं गए, डर गए, भाई उठना बैठे। इस कदर उस बंदे का रोग था। तो कहते हैं आज उसकी औलाद यहाँ पर मोहताज और भूखे मर रही थी, और कहीं पर गांव माता के मरने पर 90 लाख रुपए खर्च हो रहे थे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पॉइंट। आज का लेक्चर मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ कि शायद काफ़ी लेंथी हो आपके लिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर की आउटलाइंस भी इंशाल्लाह आपके साथ वेरी सून जो होगा वो शेयर करूँगा। फिर हम इसके बारे में जो है वो डिटेल बात करेंगे, और फिर इंशाल्लाह बड़े मज़े के साथ अगली बातें भी आपके साथ शेयर करूँगा।
जी स्टूडेंट्स, अच्छा अफलास की मार में इस्तेमाली बंदोबस्त, सन्नत हरफत की तबाही, मुलाजमतों से महरूमी और मुफलस नदारी की अमूमी हालत, ये मैं 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग ऑफ योर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि वी शैल बी डिस्कस्ड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. दैट फॉर मुसलमानों को जाहिल बनाना, नंबर 1 पसमानदा बनाना, नंबर 2 औकाफ की ज़ब्ती, नंबर 3 मदारिस का खात्मा, नंबर 4 अरबी और फ़ारसी ज़बानों की तालीम का ख़त्म करना, नंबर 5 हर मुसलमानों को तहजीबी असरात से बेगाना बनाना, मगरबी तालीम का इजरा करना और कुफर के फतवे पर प्रोपेगेंडा करना. ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा. अब आपका क्वेश्चन सेशन है. नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन योर क्वेश्चन सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आपके पास किताबें होंगी, ज़रा उनको ज़रा सामने रखिएगा और मेरे काम के साथ टैली कीजिएगा, उसको अंडरलाइन करते जाइएगा ताकि मैं मज़ीद इसको लेंथी नहीं करना चाहता. प्लीज़ जी स्टूडेंट्स देखिएगा, आपके पास मैंने आपसे बात की थी कि हम आज जो है मज़ीद बात करेंगे आपके क्वेश्चन सेशन पर. तो मुसलमानों से नफरत के इसबाब के अंदर आपने ये आउट पॉइंट नंबर 1 थोड़ा तैयार कर लेना, कब से लेकर कब तक जो सलीबी जंगें हुई थी, और यहाँ पर आपने ये देख लेना कि जनरल साहब ने क्या बात की थी, ये याद कर लीजिएगा. फिर ये हेनरी थॉमसन ने क्या लिखते हैं, अपने ये भी थोड़ा सा याद कर लेना है ताकि आपको ये बात जहन में रहे. उसके बाद आपके साथ मैं क्वेश्चन अगर शेयर करता हूँ तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट है विलियम हंटर ने क्या कहा. बड़ा अहम सवाल है कि विलियम हंटर ने क्या इतराफ़ किया, ये आउटलाइंस आपने. तीसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ. उसके बाद नंबर 4 पे अगर आपसे मैं बात करूँ तो वो इफलासी मार क्या होती है, इस्तेमाली बंदोबस्त से मुसलमानों को क्या नतीजा भुगतना पड़ा, और राजा राम मोहन ने क्या बात की, वो आपने पूरी की पूरी उनकी कोटेशन जो है वो यहाँ पे कोड कर देनी है ताकि आप, ये भी आपका सवाल है. उसके बाद क्वेश्चन सेक्शन के अंदर अगर मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँ तो कुछ सवाल ऐसे हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में गालिब के शेर की तशरीह करें. या गालिब हमारा कौमी शायर है, उसने इस तमाम ज़ुमर में क्या मिसरा पेश किया. तो ये सिर्फ याद रखने के लिए है, शायद क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ याद रखने ताकि आप अपनी जब बात लिख रहे हो तो तक़वियत पहुँचाने के लिए ये बात थोड़ी सी पॉजिटिवली भी डिस्कस कर सकते हैं. उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो कहाँ पर जो है किस सूबे का जो मतलब सन्नत और पराचा बानी मशहूर थी, किसकी सन्नत और पराचा बानी मशहूर थी, वो आपने यहाँ पे मुझे माफ़ी सॉरी मशहूर थी, ये आपने मुझे क्लियर कर देना. यहाँ पर भी इसका MCQ के तौर पे भी ये सवाल पूछा जा सकता है. लॉर्ड हॉर्डिंग ने 21 अक्टूबर में क्या बात की थी और क्या जुमले कहे थे, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर बात होगी, ये भी नोट कर लीजिएगा. फिर उसके बाद 1860 में क्या हुआ, सदर अदालत को ख़त्म करके हाई कोर्ट बना दिया गया. फिर उसके बाद किस सन में जो है वो काजी एक्ट पास हुआ, वो भी आपने बताना है. सर सईद अहमद ख़ान ने क्या कौल तैयार किया, आपने ये भी मेरे साथ जो है वो शेयर करना है, मुझे बताना है. इंशाअल्लाह ख़ान ने क्या कहा लखनवी में, आप उनकी शेरी ज़ुबान में इसकी इस्तिलाह को पेश कीजिए. ये सारी वो बातें हैं बेटा जो मैंने आज कोशिश की है कि मैं आपको क्लियर करूँ. और ये बात याद रखिएगा कि अंग्रेज़ हुकूमत की तदाबीर का एक बुज़ुर्ग ऐनी शाहिद है ना मुतवज्जा, एक मौरख़ अंग्रेज़ ने क्या लिखा और किस सन में लिखा और क्या बात लिखी, ये भी आपने बयान करनी है. और बाकी कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है. अगर आप देखें तो एक मुसन्निफ़ का लिखना है. मैं यहाँ पर ये सवाल अगर आपसे नहीं पूछूंगा, बस मैंने जो बातें आपको अंडरलाइन करवाई हैं आप इनको ज़हन में रखिएगा. आज का हमारा लेक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका बेटा. इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल होगा, कोई बात होगी, कुछ आप पूछना चाहते होंगे तो बेटा मैं हाजिर हूँ. मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा आज का लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स के समझ में आया होगा. और मैं उम्मीद करूँगा अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछने की जसारत भी करेंगे, आप शर्माएंगे नहीं, बल्कि इसको लापरवाही, मैंने आपको शुरू लेक्चर में एक बात कही थी कि बेटा छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि आपने छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, जानना है और सवाल करने हैं. बाकी सारी डिस्कशन मैं आपके साथ इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन सेशन में ही करूँगा. आपके जो सवालात होंगे यहाँ पर समझने के बाद, सुनने के बाद, डील करने के बाद आपने मेरे साथ वो डिस्कस करने हैं. इंशाल्लाह आई विल बी डेफिनेटली गाइड यू 100%. मैंने आज इस बार आपको क्वेश्चन सेशन में जो है वो क्वेश्चन बना के नहीं दे रहा, क्योंकि इसलिए मैंने सोचा कि कुछ काम आपके भी ज़िम्मे लगा दूँ. मैंने रिकॉर्ड किया लेक्चर, मैंने आपको डिटेल से गाइड किया लेक्चर में, लेक्चर की आउटलाइंस प्रोवाइड की हैं आपको. मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा कि अगर सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा बेटा तो फिर आप इसको पढ़ेंगे किस तरह से. तो ये आप समझ लें कि आपके असाइनमेंट समझ लें, आपका होमवर्क समझ लें, या आपकी क्लास समझ लें, क्योंकि इस वीक की ये दूसरी क्लास है, समझ लें दूसरी और आखिरी क्लास है. नेक्स्ट वीक में मंडे को हमारी आपके साथ मुलाकात होगी, मंडे ट्यूसडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीक में हमारी मुलाकात होगी, तो उस वक्त तक आपके पास टाइम होगा तो आपने ये क्वेश्चन सारे तैयार करके लाने हैं. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो उनकी क्वेश्चन जो बनाए होंगे आपने रिटर्न, जो मैंने बताया अभी लेक्चर के अंदर, आप उन्हें नोट करेंगे, उनके आंसर नोट करेंगे और मुझे जो है वो
उसकी जो एडमोडो है सॉफ्टवेयर, उसमें मेरे क्वेश्चन करने पर कि किस किस बच्चे ने क्वेश्चन बनाया, वहाँ पर उनकी पिक्चर पोस्ट कर देंगे मेरे उस कमेंट के नीचे, ताकि मैं देख भी लूँ कि आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं किया। मैं उन्हीं की बेसिस पर आपके फर्स्ट एनालिसिस को जज करने के बाद सेकंड एनालिसिस उसी पर दूंगा और मज़ीद फर्दर आपको उस पर गाइड करूँगा। आप क्वेश्चन बना के लाइए और कोशिश कीजिए उसके आंसर भी बना के लाएँ, ताकि हम आपके साथ डिटेल में डिस्कशन कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में बरकतें आपको अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।